दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको मगध साम्राज्य के उदय के बारे में बताऊंगा। और पिछली क्लास में मैंने आपको महाजनपदों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का उदय, जो 16 महाजनपद मैंने आपको कल बताया था, उसमें से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? हमारा मगध साम्राज्य, जो पटना से लेकर गया तक था। और प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध साम्राज्य को जाता है। मतलब प्राचीन भारत जो था हमारा, उसमें साम्राज्यवाद और विकास का श्रेय मगध साम्राज्य। मतलब साम्राज्यवाद मतलब जैसे कि कोई राजा बन गया तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बनती चली आ रही राजा, उस प्रकार का। और विकास भी हुआ है मगध साम्राज्य में, तो इसकी शुरुआत भी इसी मगध साम्राज्य से ही की जाती है। और मगध पर शासन करने वाला पहला राजा की बात करें तो बृहदत्त मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजा था। और इसके पुत्र ने अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाई। इसके पुत्र ने अपनी राजधानी किसको बनाई? गिरिव्रज, जिसको हम लोग राजगृह भी बोलते हैं। और इसके पुत्र का क्या नाम था? बृहदत्त के तो सुधर्मन। सुधर्मन ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। और मगध महाजनपद का विस्तार था। इसका विस्तार कहाँ तक था? तो उत्तर में गंगा नदी के किनारे, दक्षिण में विंध्य पर्वत मतलब मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी थी। आगे है प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या थी? तो गिरिव्रज और राजगृह, ये दोनों एक ही है। आगे है वंशों का क्रम, मतलब कौन कौन से वंश आए इसमें। तो पहला हमारा हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इसमें जो शासक होता था वो अपने पिता की हत्या करने के लिए, मतलब वो लालच में अपने पिता की हत्या करके शासन पे अधिकार कर लेता था। तो इसमें पहला पितृहंता शासक कौन था? तो अजातशत्रु जो हमारा था, ये पहला पितृहंता शासक था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासन किया था। और इसके बेटे ने इसकी हत्या करके फिर गद्दी को अपनाया, इसलिए इसको पितृहंता वंश बोलते हैं, हर्यक वंश को। आगे है शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद हमारा मौर्य वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना की थी। और हर्यक वंश का शासनकाल क्या है? 544 बीसी से 412 बीसी, मतलब ये पूरा है हर्यक वंश का शासनकाल, 544 बीसी से 412। आगे है बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध राज्य में मिलाया। मतलब अंग राज्य को जीतकर किसने मिलाया मगध राज्य में? तो बिंबिसार ने। और उस समय अंग राज्य का राजा कौन था? तो बृहदत्त इसका राजा था। और इसने मतलब अंग को जीतने के बाद अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। किसका? अंग का शासक जीतने के बाद अजातशत्रु को इसने नियुक्त कर दिया इसका शासक। बिंबिसार के और नाम मत्स्य पुराण में बिंबिसार का नाम क्षेत्रोजस और जैन साहित्य में सुनोणित था। क्षेत्रोजस, ये मत्स्य पुराण में इनका नाम था। और जैन साहित्य में सुनोणित, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। आगे है मतलब ये बिंबिसार ने विवाह के द्वारा और विजय के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। मतलब या तो विवाह कर लिया या फिर हरा दिया किसी को, तो अपने राज्य में मिला लिया जाता था। आगे है 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मतलब इन्होंने 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किससे किससे? कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना। और है मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा। किससे किससे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया? कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और बिंबिसार का राजकीय चिकित्सक या राज्य चिकित्सक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है
पूछ चुका है कि बिंबिसार का राजकीय चिकित्सक या राज्य चिकित्सक कौन था, तो जीवक। जीवक इनका वैद्य था। आगे है, इसके बाद इनकी हत्या, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। मतलब बिंबिसार की हत्या मतलब अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, जिसको कुड़िक कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आ जाता है पेपरों में कि कुड़िक किसको कहा जाता है, तो अजातशत्रु को। और अजातशत्रु का शासनकाल क्या है, तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक है। आगे है, इसने काशी व बज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिलाया। मतलब अजातशत्रु ने काशी और बज्जी संघ को अपने मगध में मिलाया है। और इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में, मतलब इसका शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध को महापरिनिर्वाण इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में प्राप्त हुआ। और जो पहली बौद्ध संगीति थी राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, ये इसी के शासनकाल में हुई थी। पूछ लेता है किसके शासनकाल में हुई थी पहली बौद्ध संगीति, तो अजातशत्रु। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। आगे है, बज्जी संघ के लिच्छवियों को हराने के लिए इसने 2 हथियारों की स्थापना की। मतलब बज्जी संघ को इसने हराया था, अपने शासनकाल में मिलाया था, तो इसने 2 हथियारों की स्थापना की, मतलब प्रयोग किया था। क्या था वो, रथ मूसल और महाशिला कंटक। 2 हथियार कौन से थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। 2 हथियारों की स्थापना इसने बज्जी संघ के लिच्छवियों को हराने के लिए प्रयोग किया था। आगे है हमारा अजातशत्रु के बाद कौन आता है, उदयन, जो अजातशत्रु का पुत्र था। और इसका शासनकाल 400 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को की स्थापना की। मतलब पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया, कई बार क्वेश्चन में पूछता है और बहुत बार पूछता है। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसको कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, और अपनी राजधानी बनाई। मतलब जो हमारी पहले राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज होती थी, तो इसने उदयन ने उसको चेंज करके पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई। और ये गंगा और सोन नदी का संगम है। जो अंतिम हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक, जो अयोग्य था और जिसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना। अंतिम शासक नागदशक जो था ये अयोग्य था, तो इसके सेनापति या अमात्य या मंत्री ने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, जिसका नाम शिशुनाग था। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, जो इसका मंत्री या सेनापति था। आगे है, इसकी शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी, और इसने अवंती व वत्स को जीतकर मगध में मिलाया। मतलब इसने अवंती व वत्स को जीतकर मगध में मिलाया, मतलब इसका और विस्तार कर दिया मगध साम्राज्य का। आगे है, इसके बाद आया कालाशोक। कालाशोक भी शिशुनाग वंश का था, जिसका शासनकाल है 394 से 366 ईसा पूर्व, जिसको हम लोग काकवड़ बोलते हैं। कालाशोक को एक नाम से जानते हैं, काकवड़, पूछ लेता कभी कभी। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। मतलब इसने अपने अंतिम समय में वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। और जो हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसका अंतिम शासक शिशुनाग वंश का तो नंदी वर्धन इसका अंतिम शासक था, जिसको महानंदिन कहा जाता है। और महापद्म नंद ने इसकी हत्या करके, नंदी वर्धन की हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। मतलब नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्म नंद। जो अंतिम शासक था शिशुनाग वंश नंदी वर्धन, इसकी हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की, जो एक शुद्ध शासक था। और इसको परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। परशुराम का दूसरा अवतार किसे कहा जाता है, तो महापद्म नंद को। और इसको सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। मतलब ये शुद्ध शासक था और इसे सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला इसको कहा जाता है। और इससे एक छत्र राज्य की स्थापना की। मतलब इसने एक छत्र राज्य की स्थापना की तथा एक राष्ट्र की उपाधि धारण की। मतलब एक छत्र राज्य की स्थापना करके एक राष्ट्र की उपाधि धारण की।
और इसका अंतिम महापद्म नंद जो था पहला शासक था, तो नंदवंश का, तो नंदवंश का अंतिम शासक पूछे कौन होगा, तो घनानंद। घनानंद इसका अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अंतिम शासन था घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आइए जानते हैं सिकंदर के बारे में कुछ तथ्य। जो सिकंदर था मैसेडोनिया के शासक फिलिप का पुत्र था, मतलब इसके पिता का नाम फिलिप था और ये मैसेडोनिया का शासक था इसका पिता। और इसने विश्व विजय की योजना के कारण भारत पर आक्रमण किया। मतलब उस समय होता था कि भारत पर जिसने आक्रमण कर दिया उसने पूरा विश्व जीत लिया, इसलिए इसने भारत पर आक्रमण किया विश्व विजय की योजना से। सिकंदर व पोरस के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व, झेलम नदी के किनारे, जिसमें पोरस की हार हुई। और जो पोरस था वो पंजाब का राजा था। सिकंदर व पोरस के बीच युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ, झेलम नदी के किनारे, और जिसमें पोरस की हार हुई जो पंजाब का राजा था। और इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बहुत बार पूछता है कि वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। तो आपको सिकंदर दे सकता है या पोरस नहीं देगा, पोरस दे सकता है या सिकंदर दे देगा, तो ये ऑप्शन में होगा। इसकी सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। मतलब जब ये जीत कर भारत की तरफ और अंदर की तरफ बढ़ने लगा तो इसकी सेना इतनी थकी थी और बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ गया था, तो थकने के कारण इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो इसी कारण इसको वहां से पीछे लौटना पड़ा। तो पीछे लौटते वक्त इसकी बेबीलोन एक जगह है, वहां पे इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई। मतलब ये अपने जीवन काल के मात्र 33 वर्ष तक ही जीवित रहा और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। मतलब इसने 33 वर्ष की आयु में ही भारत पर आक्रमण किया और जीता भी। और इसकी माता का नाम ओलंपिया और पत्नी का नाम रुखसाना था और इसके गुरु का नाम अरस्तु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। और आगे है घनानंद के बाद 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जो उसका प्रधानमंत्री था, उसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मतलब घनानंद जो नंदवंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अपने प्रधानमंत्री की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।